गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक नए दिन की शुरुआत कीजिए। आइए हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत का भूगोल, जैसा कि हमने एक ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर रहे थे, तो परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उसकी बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में हमारे जो मुख्य हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियाँ। यानी कि यहाँ पर देखिए आप कि भारत के किन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय, भूतापीय और बायोगैस का प्रधानता। इस तरीके से मानचित्र के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया जाए। जिसकी आपका पेपर है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में ऊर्जा संसाधन, उसकी स्थिति, उपयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता। पिछली क्लास में हमने अब जो परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस हैं उनकी स्थिति, उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि भारत में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे उसमें जो सोलर एनर्जी है, फाइन एनर्जी है, न्यू टेक्निक्स की जो सदर प्रौद्योगिकियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। भारत का एक तरीके से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गैर परंपरागत ऊर्जा को पुनरुपयोगी ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा का नवी ऊर्जा भी कहा जाता है। एक तरीके से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसको हम नवीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों के सीमित भंडार तेजी से हो रहे हैं। उनके उपयोग ने मानव के नए विकल्पों की खोज के लिए विवश कर दिया है। अब सूर्य, वायु, समुद्री तरंग, भूताप, बायोमास या बायो से प्राप्त करने की जो तकनीक विकसित की जा रही है, ऊर्जा के ये स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों की प्रमुख विशेषता यह है कि नवीनीकरण या असमाप्य होते हैं। यानी कि ये नवीनीकरण होते हैं और ये असमाप्य होते हैं। इनको ऊर्जा मतलब ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये परंपरागत में एक प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली एक ऊर्जा के संसाधन हैं। ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक भी नहीं होते। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जो सौर ऊर्जा है वो एक हानिकारक नहीं, जबकि लाभदायक है। सूर्य से आने वाली जो भी तरंगे होती है वो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पवन से हम पवन का किस तरीके से ऊर्जा करते हैं, आजकल आप सौर ऊर्जा में ये देखेंगे कि सोलर से हम बैटरी चार्ज करते हैं, हमारे मोबाइल भी चलते हैं। और जब रात्रि में लाइट चली जाती है तो हम जो सोलर एनर्जी से होने वाली जो बैटरी होती है उसका उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो हमारे मानवीय जीवन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए भी कहीं ना कहीं लाभदायक होते हैं। आगे बात करते हैं कि इन ऊर्जा की प्रमुख विशेषता यह है कि ये नवीनीकरण असमाप्य होते हैं, ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से लाभदायक होते हैं। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को प्रयोग की तकनीक अभी पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का गठन 1992 में किया गया। जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1992 ईस्वी में। यह पुनरुपयोगी ऊर्जा के संबंध सभी मामलों के लिए भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी, एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में ये पूरे भारत के जो एनर्जी फ्लो होती है, नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल, इनकी सारी एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम ये संगठन जो है, आयोग, मंत्रालय, वो पूरे भारत को करता है। यह पुनरुपयोगी ऊर्जा से संबंध सभी मामलों के लिए भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से 15,695.55 मेगावाट विद्युत क्षमता ग्रिड को उपलब्ध कराई गई है। यह देश में ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता का 10% है। भारत में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा की स्थिति जो है, स्थिति की बात करते हैं हम कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसकी स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की कुल स्थापित क्षमता 29,536.74 मेगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 12.30% है।
भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी होती है वो, जिससे हमारे घरेलू उपयोग हो या कल कारखाने हो या किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, एनर्जी फ्लो होती है, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा मानव द्वारा ज्ञात ऊर्जा में सबसे नवीन, सबसे प्राचीन एक एनर्जी है। भारत मानव तथा द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अन्य रूपों की उत्पत्ति इसी से हुई है। भारत प्रतिवर्ष 5 ट्रिलियन मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि देश की ऊर्जा का उपयोग से अधिक है। वर्तमान में देश में सौर ऊर्जा के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम विश्व में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2 कार्यक्रम और सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो है सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, एक तो ये चला जा रहा है, एक पहल, एक मुहिम है। और दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा को किस तरीके से उसका उपयोग और उसका लाभ हमें मानव संसाधन के लिए उपयोग में सिद्ध हो। अब सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा के यूज की बात करें हम तो सौर ऊर्जा यंत्रों का प्रयोग गर्म पानी करने में, घरों में गर्म रखने, खाना पकाने, सुखाने, पानी को लवण युक्त करने, औद्योगिक ताप प्रक्रिया, औद्योगिक तथा विद्युत उत्पादन उपयोगों के वाष्प उत्पन्न करने और रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रीज होते हैं उनकी प्रणालियों के परिचालन के लिए किया जाता है। इन यंत्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने वाले निम्न ग्रेड यंत्र, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मध्यम ग्रेड के सौर ताप यंत्र, और तीसरा जो होता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के लिए उच्च तापमान के सौर तापमान यंत्र। 3 प्रकार के सोलर जो उपकरण होते हैं, यंत्र बनते हैं, वो तो एक तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, दूसरा होता है 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा जो होता है वो 300 डिग्री से अधिक तापमान में कोई चीज गर्म करनी है तो उसको किस तरीके से करेंगे, उसमें ये काम आता है। सौर संकेंद्रकों का सही डिजाइन वाले रिसीवरों की मदद से सौर ऊर्जा के उपयोग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर वाष्प उत्पन्न किया जा सकता है। अब भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी देवस्थान TDD द्वारा विश्व की सबसे बड़ी और कुकिंग प्रणाली अक्टूबर 2002 में शुरू की गई। यानी कि भारत का यहाँ जो आंध्र प्रदेश है वहां पर विश्व की सबसे बड़ी सौर एनर्जी फ्लो होने वाली एक एजेंसी विकसित की गई है सन 2002 में, जिसमें 1500 लोगों का प्रतिदिन के हिसाब से खाना तैयार किया जा सकता है। राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि बिट्स पिलानी में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर वाटर हीटर लगाया गया है। राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान में जो बिट्स है पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बिट्स कहाँ पर है, पिलानी में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जिससे हमारे जो घर होते हैं उसमें भी उसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। सोलर हीटर लगाया गया जिसकी क्षमता 55,000 लीटर पानी को प्रतिदिन गर्म करने की है। सौर शहर योजना, अब अगला है सौर शहर योजना। ये क्या है? सौर
शहर योजना, सौर शहर योजना के बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में 60 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। देश के विभिन्न राज्यों में 48 शहरों को अब तक के संदर्भ में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक की आबादी उत्तर पूर्वी सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट वाले शहरों को शामिल किया जा सकता है। अब सौर ऊर्जा भारत के शीर्ष राज्य जो है वो है नंबर 1 गुजरात। उत्पादन जो होता है इसमें 654.8 मेगावाट, प्रतिशत 66.9%। राजस्थान की बात करें तो 197.5 और प्रतिशत में 20.2। आंध्र प्रदेश की बात करें हम तो 21.7 और प्रतिशत है 2.2। इसी अनुरूप महाराष्ट्र की बात करें तो 20 मेगावाट उत्पादन होता है और 2%। और तमिलनाडु की बात करें तो 15 मेगावाट और प्रतिशत 1.5। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, सोलर मिशन 11 जनवरी 2011 को 11 जनवरी 2010 को इसका जो उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू में किया था। सोलर इंडिया ब्रांड के तहत प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन का उद्घाटन किया। भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाने के उद्देश्य किए गए इस मिशन के तहत 13वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2022 तथा 2022 तक 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस मिशन में 4,337 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनटीपीसी की सहयोगी इकाई विद्युत वितरण निगम को इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। इस मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने सिलिकॉन वैली की तर्ज पर सोलर वैली बनाने की योजना पेश की। इस मिशन को क्रियान्वयन 3 चरणों में किया गया। पहला चरण वर्ष 2009 से 2012 में पूरा होगा, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित मौलिक आधारभूत ढांचों की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत वर्ष 2012 से 2017 की अवधि में सोलर थर्मल पावर प्लांटों का वाणिज्यिक विस्तार किया जाएगा। तीसरे चरण की बात करें तो इसके तहत वर्ष 2017 से 2022 की अवधि में सौर ऊर्जा को परंपरागत ग्रिड पावर के बराबर बना दिया जाएगा तथा उसकी क्षमता 20 गीगावाट कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा से संबंध में देश में स्थल पर निर्भर करते हुए 4 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर तक प्रतिदिन औसत सौर विकिरण होता है। अब जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है उसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, वर्ष 2022 तक 20,000 सौर विद्युत की संस्थापना हेतु समर्थनकारी नीति फ्रेमवर्क तैयार करना। यानी कि जो इसके उद्देश्य हैं वो उद्देश्य पहला ये है कि वर्ष 2022 तक 20,000 गीगावाट सोलर एनर्जी क्रिएट करना, सौर ऊर्जा उत्पादित करना। दूसरा उन्होंने बताया इस मिशन का जो प्रमुख विशेषता थी कि स्वदेशी उत्पादन और बाजार नेतृत्व के लिए सौर विनिर्माण हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। एक तो स्वदेशी उत्पादन करना, स्वदेशी उत्पादन करना यानी कि भारत की जो सोलर प्लेट बनी हुई है उस पैनल में माध्यम से भारत में ही इसका उत्पादन किया जा सके, जिससे हमें किसी प्रकार का एक विदेशों पर निर्भर रहना नहीं पड़े।
वर्ष 2017 तक 1000 मेगावाट तथा वर्ष 2022 तक 2000 मेगावाट के ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग हेतु कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। वर्ष 2017 तक 15 मिलियन वर्ग मीटर तथा वर्ष 2022 तक 20 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्रों की स्थापना करना। पांचवा है वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 मिलियन सौर रोशनी प्रणालियों की स्थापना करना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। एक बार मैं राइट डाउन कर देता हूं। एक तो 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 मिलियन सौर रोशनी प्रणालियों की स्थापना करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। आगे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा जो है उसकी बात करें हम, बी है पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार भारत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की क्षमता 9000 मेगावाट है, जिसमें 48,561 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। जनवरी 2013 तक भारत में पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 16,179 मेगावाट हो गई। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2014 के अंत तक भारत में 6000 मेगावाट की अतिरिक्त पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा बोर्ड (NBB) गठित किया गया, जो UNDP GEF के सहायता प्राप्त परियोजना उच्च गति की बायोमिथेनेशनल प्रक्रिया का विकास एवं क्रियान्वयन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देशन करने हेतु देश में जैव ऊर्जा विकास के लिए काम करता है। अब पवन ऊर्जा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और तटीय भारत में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन सकता है। शीर्ष पवन ऊर्जा के उत्पादक राज्य क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, ये इसके प्रमुख राज्य हैं। आगे हम बात करें कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में पवन ऊर्जा का योगदान 6% है। जो विद्युत क्षमता होती है उसमें पवन ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो मात्र 6% है, जबकि कुल ऊर्जा सृजन में इसका योगदान 1.6% है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2010 तक के अंत तक विश्व में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 197 गीगावाट थी। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 5वां है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की नई प्रौद्योगिकी। सी जो है गैर परंपरागत
ऊर्जा स्रोत की नई पद्धतियाँ। प्रौद्योगिकियाँ। उसमें कुछ है। हाइड्रोजन ऊर्जा, पहला है हाइड्रोजन ऊर्जा, दूसरा है महासागरीय ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है बायोमास ऊर्जा, छठा है बायोगैस, पांचवा है बायोगैस। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में हाइड्रोजन ऊर्जा ईंधन, सेल विद्युत व हाइब्रिड विद्युत वाहन, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं। भारत का अक्षय ऊर्जा मंत्रालय अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, राज्य की एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से इन प्रौद्योगिकी के विकास और अच्छा प्रचार के लिए व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। अब भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की विशाल क्षमता का अनुमान IREDA और गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय ने लगाया है। इसके अनुसार नवीन तकनीक का उपयोग कर निम्न क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। जैसे कि हम एक संभावना बताते हैं कि पहली सौर ऊर्जा, उसकी जो मेगावाट क्षमता है वो 20 मेगावाट वर्ग किलोमीटर। प्रमुख संभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसी तरीके से लघु जल विद्युत ग्रह की बात करें तो 20,000 मेगावाट क्षमता इसकी। प्रमुख बड़ी नहरें संभावित क्षेत्र। थर्ड है नगरीय कचरा, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें 19,000 मेगावाट की ऊर्जा स्रोत है। सभी प्रमुख 53 महानगर इकाइयाँ। चौथी स्रोत के रूप में बात करें तो पवन ऊर्जा, उसमें 60,000 मेगावाट की क्षमता विकसित हो सकती है। प्रमुख संभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल आदि राज्य। महासागरीय ताप ऊर्जा की बात करें तो 65,000 मेगावाट की ऊर्जा यहाँ से डेवलप हो सकती है और इसके संभावित क्षेत्र जो है वो सभी सागरीय राज्य हैं। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो 20,500 मेगावाट की ऊर्जा डेवलप हो सकती है और इन क्षेत्रों में सभी व्यावसायिक कृषि उत्पादक राज्य हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल और उसके उत्पादन और भंडारण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजना चलाई जा रही है। हाइड्रोजन पर आधारित छोटे जनरेटर, दोपहिया वाहन और कैटालिटिक बर्नरों को विकसित और प्रदर्शित किया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली 10 मोटरसाइकिलों के प्रदर्शन और फील्ड परीक्षण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। शराब कारखानों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट हाइड्रोजन पैदा करने के लिए एक पूर्व व्यापारिक पायलट संयंत्र की स्थापना की गई है। दूसरा है महासागरीय ऊर्जा। तो महासागरीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय तरंगे और महासागरीय तरंगे महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार से उठने और गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत की एक लंबी तटरेखा 7,516.76 किलोमीटर है, लेकिन सागरीय ऊर्जा का उत्पादन अत्यंत सीमित है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली एस्चुरी इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। भारत में तटरेखा की सहारे कुल 40,000 मेगावाट लहर विद्युत उत्पादन की संभावना है। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र विंजिंगम तिरुवनंतपुरम में लगाया गया, जो सागरीय तरंगों में 150 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। समुद्र का जल ओटेक ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन का अक्षय ऊर्जा स्रोत लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। अब भारत में इस दिशा में
लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार ऑर्टेक ऊर्जा का उपयुक्त है। भारत में इस दिशा में प्रथम जो प्रयास है वो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में हो रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों पर ज्वार की ऊंचाई और उससे संभावित विद्युत का अनुमान इस प्रकार है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले भावनगर, जैसे कि गुजरात, उसका जो गुजरात में है, खंबात की खाड़ी का प्रमुख क्षेत्र है और दीर्घ ज्वार की ऊंचाई जो है 10.86 मीटर है और ऊर्जा प्राप्ति जो होती है वो 250 किलोवाट की होती है। नवलखी के प्रमुख क्षेत्र है कच्छ क्षेत्र गुजरात और 7.59 दीर्घ ज्वार की ऊंचाई है। ऊर्जा प्राप्ति 130 किलोवाट। डायमंड हार्बर की बात करें तो हुगली कोलकाता पश्चिम बंगाल 9.90 और ऊर्जा प्राप्ति जो है 140 किलोवाट की होती है। सागर मोहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल 5.50 मीटर और ऊर्जा प्राप्ति जो होती है 125 मेगावाट। इस तरीके से अन्य स्थल मानसून का 60 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। भारत में इसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट है। देश में 115 गर्म झरने हैं तथा 350 ऐसे स्थान हैं जहां भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जम्मू कश्मीर की पुंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, नर्मदा, सोन घाटी और दामोदर घाटी के भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्र हैं। ध्यातव्य है कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और खम्मान तेलंगाना में एक ऐसे भूतापीय संयंत्र लगाया गया है। नंबर 5 बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य विविध प्रकार की बायोमास सामग्री का अधिकतम उपयोग करना है। इसमें वन और कृषि उद्योग आधारित अवशिष्ट ऊर्जा समर्पित वृक्षारोपण के अलावा दक्ष और आधुनिक तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से वन और कृषि अवशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन शामिल है। इन तकनीकों में दहन या भट्टी में डालना, गैसीकरण आदि शामिल है। इनके गैस, भाप टरबाइन, दोहरा ईंधन इंजन, गैस इंजन या इनका मिश्रण जिनका उपयोग सिर्फ बिजली उत्पादन या ऊर्जा के एक से अधिक प्रकारों में सह उत्पादन के लिए 1 मेगावाट ऊर्जा क्षमता वाले ग्रिड के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने 2015 तक 16.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जटरोपारोपण करने का लक्ष्य रखा है। समस्त भारतवर्ष प्रतिवर्ष लगभग 450 से 500 मिलियन टन बायोमास का उत्पादन करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लक्षित 500 मेगावाट की तुलना में 620 मेगावाट बायोमास ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित की गई है। अक्टूबर 2013 तक 1248 मेगावाट कुल संचयी क्षमता प्राप्त की गई है। नंबर 5 बायोगैस। तो बायोगैस की बात करें तो गोबर, कूड़ा करकट और मानव मल जो है उससे बायोगैस का विकास किया गया है। 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छ और सस्ते ऊर्जा स्रोत उपलब्ध करवाना, समृद्ध जैविक खाद्य तैयार करना, सफाई व स्वच्छता की स्थिति सुधारना और स्त्रियों के उबाऊ काम से मुक्ति दिलवाना। बायोगैस कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, राज्य के निगमित पंजीकरण और निकायों KVIC द्वारा चलाया जाता है। गैर सरकारी संगठन भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देते हैं। अब निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त विचार से कहा जा सकता है कि भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का यदि इसी तरह विद्यमान होता रहा तो कुछ ही वर्षों में भारत की ऊर्जा संकट की गंभीर स्थिति हो जाएगी। भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति को देखते हुए भारत में ऊर्जा के नए भंडारों की खोज के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण और नवीन ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के द्वारा ही ऊर्जा संकुल से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वृहद स्तर पर योजना बनाकर उसे निचले स्तर तक क्रियान्वित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि आज हमने जो बात की चैप्टर पर वो है हमारा कि भारत में जो ऊर्जा संसाधन है उसके संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि जितनी एनर्जी हमें गैर परंपरागत रूप से मिल रही है उसका एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसका उपयोग करना और जहां पर अतिरिक्त विद्युत जा रही है तो उसको स्विच ऑफ कर दे और जैसे कि जहां तक हो सकता है हमें सोलर प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे भविष्य में, निकट भविष्य में अगर हमें रेफ्रिजरेटर है या ऐसी कोई समस्या आ जाती है ऊर्जा की तो वहां पर हम एक प्राकृतिक तत्वों का उपयोग सहारा ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने LBS गनौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से मैं प्रकाश रावल LBS परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।